मुझे याद है आपकी किताब में आपने एक पॉइजन मेंशन किया हुआ है हम्म। जिसका इनोवेशन किया गया है, जो लेके ना पेन होता है ना समझ आता है कि पॉइजन के थ्रू इसको मारा गया। क्या नाम था सर उस पॉइजन का? सर देखो इसमें बहुत सारे, अगर आप पोलोनियम 210 की बात कर रहे हो, हम्म। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या है था, इस पॉइजन का इस्तेमाल किया था सर यासिर इराफत, फिलिस्तीन के एक बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे सर। हम्म। मैं आपको बताऊं कि उनको कहते हैं कि जब उनकी हत्या हुई, उनको नेचुरल डेथ, एक अटैक पड़ा था उनको, और अटैक पड़ने के बाद लेकिन बाद में उनकी बॉडी को जब दोबारा निकलवाया सर, अभी उनकी परमिशन, फैमिली से परमिशन लेके, तो पता चला कि उनकी बॉडी के अंदर पोलोनियम 210 का यूज हुआ है सर। और ये इतना डेंजर है, रेडियो वाइप्स की तरह है सर। ये साइनाइड से 1000 गुना खतरनाक है सर। मतलब इज अ वेरी डेंजरस। मतलब मैंने आपको बोला कि इसके रेडिएशन सोच लो कि आप यासिर इराफत, जिनको लोगों को नहीं पता होगा, मैं बोलूंगा एक बहुत बड़े लीडर रहे इस देश के, और वो यूएन में एक बार उनकी स्पीच थी, तो उस स्पीच में उनको बुलाया, उनकी एक ही शर्त थी कि मैं इस स्पीच को देने एक ही शर्त में आऊंगा, मैं अपने साथ अपना रिवॉल्वर भी लेके आऊंगा सर। ये उन्होंने शर्त रख ली यूएन में। ये तो क्यों? उनकी शर्त थी सर, मैं नहीं आऊंगा नहीं तो, लेकिन मेरी शर्त एक ही है कि मैं क्या करूंगा, मैं रिवॉल्वर के साथ आऊंगा। यूएन के तो रूल ही नहीं है सर कि आप कोई हथियार के साथ जाए यूएन में जी। लेकिन दुनिया को उनका मानना पड़ा ये शर्त सर। यासिर राफत को बोला कि आप अपनी बात रखो यूएन में आके। तो जब उनकी स्पीच शुरू हुई तो उन्होंने अपने साथ एक पौधा भी लेकर गए थे। उस पौधे का मुझे नाम नहीं आ रहा, एक छोटा सा पेड़ कुछ बोलते हैं उसको फिलिस्तीन में। उन्होंने एक ही चीज बोला कि ये जो पौधा है ना, ये शांति का प्रतीक माना जाता है हमारे वहां। बोला मेरे हाथ में ये पौधा भी है और मेरे एक हाथ में रिवॉल्वर भी है। अब दुनिया डिसाइड करे कि उन्हें यासिर अराफत से क्या चाहिए सर। वाह। ये आप डिसाइड कर लो, आपको ये पौधा चाहिए, आपको ये रिवॉल्वर चाहिए सर। जी। तो कहते हैं कि उनको मरवाने के पीछे इजराइल की सीक्रेट सर्विस थी, लेकिन मैं नहीं कहता हूं, लोग ऐसा कहते हैं सर। वायर स्पाई यूनिवर्स का क्या ओपिनियन है आपका? आपने देखा है वो जो यूनिवर्स सर बना है मैंने, वो सर लोग? देखो मेरे मुझे सर, मैंने आपको क्या बोला, शाहरुख, ऋतिक, दीपिका, सलमान सबको साथ लेके एक यूनिवर्स बना रहे हैं वो। सर मैं आपसे बड़ी बात नहीं बोलूंगा, आप इस बुक को पढ़ना जी। पूरी की पूरी। मैं आने वाली पिक्चर आ रही है सर, एक बार आप देख लेना सर। बस एक बार आप उसको देख लेना, शायद आपको समझ में आ जाएगा स्पाई वर्ल्ड होता क्या है सर, क्या होता है वर्ल्ड, स्पाई वर्ल्ड। जी। आपको समझ में आएगा कि एक लड़के की बॉडी में 18 नट बोल्ट डालते हैं सर, फिर भी दूसरा लड़का जाता है वर्क करने। तो ये वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में तो एक ही सब कुछ टाइगर होता है ना सर, वही सब कुछ करता है, बाकी तो कुछ है ही नहीं सर। अभी मैं एक और बता रहा हूं सर, मैंने स्नैपर लिखी है। आपको पता मेरी शर्त क्या थी सर? पहले मैं नरेशन देने गया, मेरी एक ही शर्त थी सर, आप मेरी कहानी पढ़ लो, मेरा नरेशन लो, मेरी कहानी में नहीं है हीरोइन। अगर आप बिना हीरोइन के इस पिक्चर को करोगे तो मैं रेडी हूं आपके साथ करने के लिए। तुमने कहा ठीक है, और अच्छे, मतलब अच्छे मेकर्स को मैंने नरेशन दिया है सर, ऐसा नहीं है। मैंने नीरज पांडे सर को भी दिया है, अपने गुरमीत को भी दिए हैं जिन्होंने मिर्जापुर वगैरह बनाई है, ठीक है, और 5-6 बड़े डायरेक्टरों को मैं नरेशन दे चुका हूं सबका। कभी किसी ने नहीं बोला इसमें लड़की होनी चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं सर, कि मेरा जो हीरो है ना सर, इस कहानी का जो लड़का है, उसका एक ही दिमाग के अंदर है कि मुझे इस दुनिया के सबसे बड़े आर्म डीलर को मारना है सर, जो मेरे रेंज से बहुत दूर है। मतलब वो इस दुनिया में नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन वो इतना पावरफुल है, पूरी दुनिया चलाता है, लेकिन मुझे उसे मारना है। उसका सिर्फ एक ही, वो सुबह उठता है तो उसी को मारने की प्रिपेयरिंग करता है, मतलब तैयारी उसी को मारने की कर रहा है। रात को सोता है ना सर, सोते समय भी उसी के बारे में देखता है कि उसको मैं कैसे मारूं, उसके दिमाग में वही फितूर चल रहा है, और लास्ट में वो किल करता है। तो आपको क्या लग रहा है, जब एक लड़के का टारगेट इतना बड़ा है, क्यों है वो बात अलग है, वो क्यों उसे मारना चाहता है, इसके पीछे आपको क्या लगता है कि जब एक इंसान का टारगेट उस लेवल का है, क्या उसके जीवन में कोई लड़की, कोई प्यार मोहब्बत भी एग्जिस्ट करता होगा सर? अब रियल लाइफ में आकर देखो ना सर, सच में आकर देखो। हाँ आपको ठीक है, मैं मानता हूं आपको पिक्चर बनानी है, आपको हजारों करोड़ रुपए लग रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करके तो देखो यार, लोगों को ये भी अच्छा लगेगा। नहीं, आप सही कह रहे हैं। जैसे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था फिलहाल हिली हुई है, पाकिस्तान की हिली हुई है, श्रीलंका की हिली हुई है। क्या आपको ये लग रहा है कि एक प्लान बन रहा है कांस्टेंट? बिल्कुल सर, आप देखो ना चारों तरफ से हो तो रहा है, पूरा प्लान ही है सर ये। इसका हमारे डे टू डे पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है सर? सबसे जो हमारे ऊपर जो डे टू डे पर, पहले हम लोग कोई भी सपोज करो कि एक एग्जांपल के लिए, कि मैं बात करूंगा एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, मैं पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आऊंगा, मैं सिर्फ एक एजेंसी के पॉइंट, मेरे को चाहिए
हिंदुस्तान के अंदर शांति, नो टेररिज्म। हिंदुस्तान में आतंकवाद नहीं होना चाहिए, हिंदुस्तान में शांति होना चाहिए जी। लेकिन इस टाइम क्या हो गया, मेरा पड़ोसी मुल्क मेरे कंट्रोल में नहीं है, अब मेरा दोस्त नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत है यहाँ से आप इस देश के अंदर घुसपैठ होगी। अब यहाँ से क्या होगा, आतंकवाद आना शुरू करेंगे तो मेरे लिए एक डिस्टर्ब हो गया ना सर जी। पहले मेरे को मेरा पड़ोसी मुल्क था, अच्छी चीजें थी यार, हम लोग मिलके काम करते थे, है ना, हमारे बीच में एक अच्छे रिलेशन थे, ठीक है। तो हम थोड़ा सा क्या होता है कि यार कोई नहीं, हमारा पड़ोसी अच्छा है तो हमें दिक्कत नहीं थी। अब मेरे लिए सबसे बड़ी बात, एक एजेंट होने के नाते मुझे कि किसी भी कीमत में बांग्लादेश के बॉर्डर से एक भी आदमी अंदर नहीं आना चाहिए अब, क्योंकि अब जो आएगा वो मेरी नजरों में कौन है, एक आतंकवादी है सर। कुछ सोच के आ रहा है, कुछ सोच के आ रहा है, आपके देश को बर्बाद करने के लिए आ रहा है, आपके देश में धमाके करेंगे सर, आपके लोगों को मारना शुरू करेंगे, आपके बसों के अंदर खाली रेलवे मतलब ट्रेन्स के अंदर, खाली स्कूल्स के अंदर बच्चों को टारगेट करेंगे सर। यही तो काम है एक आतंकवादी का सर जी। तो ये इसलिए क्या होता है, थोड़ा सा हमारे को प्रॉब्लम्स हो गई इन चीजों से। मतलब लग रहा है डेली आप स्टेटमेंट सुन रहे होंगे, हर न्यूज में यही चल रहा है कि ये वो कर देंगे, ये कर देंगे, हम हिंदुस्तान के अंदर आ जाएंगे, कलकत्ता तक कवर कर देंगे, यही तो चल रहा है न्यूज में। यूनुस खान बोलता है ये कर देंगे, वहां के स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं सर, वो हिंदुस्तान को बोल रहे हैं कि यार कि तुम भाई हमारे हिंदुस्तान को बोलते हैं तुम हमारे इंटरनल मामले में दखल मत करो। भाई हमने कब किया तुम्हारे इंटरनल मामले में दखल जी। कब किया? वो कहते हैं कि यार शेख हसीना भाई हमारी RNW की एजेंट थी। भाई तुमने उसको चुना, भाई तुमने उसको वोट देकर अपनी प्रधानमंत्री बनाया भाई, तो हमारी कहां से एजेंट हो गई यार जी। अगर हमारी एजेंट होती तो आज भी तो प्रधानमंत्री होती तुम्हारे वहां, तो तुम्हारी इतनी औकात थोड़ी नहीं थी कि तुम उसको चेयर से हटा देते। तुम बोल रहे हो कि हिंदुस्तान हमारा लोकतंत्र खत्म कर रहा है। पहले मैं इन बच्चों से यह पूछना चाहूंगा, भाई लोकतंत्र होता क्या है? मतलब क्या है लोकतंत्र? यार लोकतंत्र का मतलब है कि तुम अपनी आवाज को बोल सको, दुनिया सुन सके, यही तो लोकतंत्र है कि तुम खुल के बोल सको, जो भी तुम्हें लगता है तुम उसको दुनिया को बताओ जो तुम्हारे साथ। और तुम लोकतंत्र की बात कर रहे हो यार, तुम्हारा देश, तुम अपने एक लीडर की बात को उस देश के अंदर नहीं आने दे रहे हो। तुम्हारे जो यूनुस खान है, शेख हसीना के कोई भी स्पीच को उस देश के अंदर नहीं आने दे रहा है, आप इसको लोकतंत्र बोल रहे हैं सर। और सबसे कि जो बच्चे जो आप हथियार उठा रहे हो, जो वायलेंस कर रहे हो, यार तुम्हारे को गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई है, हिस्ट्री सही नहीं पढ़ाई है। तुम अपने बाप दादाओं से पूछना जो आज तक तुम्हें झूठ बोलते हुए आ रहे हैं, तुम्हें यह कहते हुए आ रहे हैं कि बांग्लादेश तुमने आजाद करवाया, तुम्हारी मुक्ति वाहिनी ने आजाद करवाया, तो तुम बहुत बड़ी गलत हिस्ट्री पढ़ रहे हो। मैं तुम्हें यह बता दूं कि तुम्हारा बांग्लादेश को इंडियन आर्मी ने आजाद कराया यार। जनरल टीका ने तुम्हारे को जूते की नोक पर रखा हुआ था भाई, एक एक बांग्लादेशी को शूट आउट कर रहा था, हजारों लोगों को किलिंग कर दी। जब तुम्हारे साथ दुनिया में कोई खड़ा नहीं था, तब इंडियन आर्मी तुम्हारे साथ खड़ी थी, और वो इंडियन आर्मी थी जिसने तुम्हें एक इंडिपेंडेंट देश बनाकर दिया। और आज तुम हिंदुस्तान को आंखें दिखा रहे हो, तो मतलब मैं ये कहूंगा सर कि कभी तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए यार कि जो हिंदुस्तान है वो तुम्हारे बाप का भी बाप ही है सर, जिससे तुम निकले हो। तुम पाकिस्तान से निकले हो तो पाकिस्तान भी हमसे ही निकला है यार। तुम वायलेंस ना करें, क्योंकि तुम्हारे जो सीनियर लीडर है उसकी उम्र खत्म हो चुकी है, वो अपने लास्ट दहलीज में है यार। कितने साल जिंदा रहेंगे? 2-3 साल, वैसे ही मर जाएंगे। तुम्हारे पास तो अपना पूरा फ्यूचर है। टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।